हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू द चैनल ऑनलाइन शिक्षण। मैं हूं आपके साथ अंजलि बालियान और आप सभी साथियों का स्वागत करती हूं। गाइस, आज हमारी ईवीएस की ये 16th नंबर की क्लास है और आज की इस क्लास में हम कई सारे टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं और साथ ही साथ उन्हीं टॉपिक से प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए क्वेश्चंस को भी इंक्लूड हम इसी क्लास में करेंगे। तो आज के हमारे कौन कौन से टॉपिक है जिन पर हम बातचीत करेंगे। सबसे पहला तो होगा भारत की मृदा, टाइप्स ऑफ सोयल और साथ ही सोयल और टाइप्स ऑफ सोयल, भारत में कौन कौन से प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है, किस वजह से कौन सी मिट्टी ज़्यादा आपके लिए महत्वपूर्ण है याद रखना, और साथ ही कुछ फसलों के प्रमुख रोगों के बारे में भी हम देखेंगे जो पेपर में पूछे जा सकते हैं। तो बहुत ही शानदार क्लास के साथ मैं आपके साथ हाजिर हूँ। चलिए दोस्तों, फिर शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी किए अपने सिलेबस को आगे बढ़ाते हुए और बहुत अच्छा स्कोर करने की कोशिश में आगे बढ़ते हुए अब हम शुरुआत करते हैं इस क्लास की। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जानेंगे कि मिट्टी के भारत में कौन कौन सी मिट्टी पाई जाती है, मिट्टी कहते किसे है, मिट्टी बनती कैसे है, मिट्टी के अध्ययन को क्या कहते हैं। सभी चीज़ों को बेसिक से लेकर के और टॉप लेवल तक सभी चीज़ों को जानते हुए हम चलेंगे। तो सबसे पहले हम समझे कि हम मृदा या मिट्टी किसको कहते हैं। जो हमारा स्थल मंडल है, इस स्थल मंडल की जो सबसे ऊपरी उपजाऊ परत होती है उसी को हम मृदा कहते हैं। स्थल मंडल की सबसे ऊपरी उपजाऊ परत को ही हम क्या कहते हैं, मृदा कहते हैं, मिट्टी कहते हैं। और इसी के साथ एक और महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से ये बन सकता है कि मृदा के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो मृदा के अध्ययन को हम पेडोलॉजी कहते हैं, ठीक है, पेडोलॉजी कहते हैं। स्टडी ऑफ सोयल क्या कहलाएगी, पेडोलॉजी कहलाएगी। क्लियर है, स्टडी ऑफ सोयल पेडोलॉजी। इसी के साथ मृदा निर्माण के अध्ययन को क्या कहेंगे, यानी जब मिट्टी बनती है उसका अगर अध्ययन करें तो उसको क्या कहेंगे, पेडोजेनेसिस। लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा डीप हो जाता है, इसको अगर नहीं भी याद होगा तो भी चलेगा, लेकिन ये होना चाहिए, ठीक है। तो स्टडी ऑफ सोयल पेडोलॉजी, ठीक है, पेडोलॉजी। पेड़ आया है ना, पेड़ किस में लगाएंगे, मिट्टी में लगाएंगे, है ना। पेडोलॉजी इस प्रकार से इसको याद रख लीजिएगा आप। पेड़ कहाँ लगाएंगे, मृदा में, तो मृदा का अध्ययन पेडोलॉजी, ऐसे इसको याद रख सकते हैं। अब मिट्टी बनती किस किस से है, तो बहुत सारी चट्टानें जब छोटे छोटे टुकड़ों में टूटती रहती है ना, और जीवाश्म से कार्बनिक पदार्थ से मिलकर के क्या बनती है, मृदा बनती है, मृदा का निर्माण होता है। अगर बात करें मिट्टी का पीएच वैल्यू कितना हो सकता है, तो 6 से 7 के बीच में मिट्टी का आप कह सकते हैं कि पीएच वैल्यू होती है, जिसमें अगर हम बात करें कि हमारे भारत देश में कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है, तो भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र के अनुसार जो भारत के मिट्टी के प्रकार बताए गए वो कुल 8 प्रकार की मिट्टी भारत में बताई जाती है कि 8 प्रकार की मिट्टी भारत में पाई जाती है। अब वे 8 प्रकार कौन कौन से हैं भारत में पाई जाने वाली मिट्टियों के, उनके बारे में हम लोग देखेंगे, और कौन कौन से क्षेत्र में वो पाई जाती है हमारे भारत देश के, है ना। उनमें कौन सी फसल प्रमुख रूप से होती है कौन सी मिट्टी में, यहाँ से भी प्रश्न आपके पेपर में देखने को कई बार मिला है। जैसे आपसे पूछ लेगा कि कपास की खेती कौन सी मिट्टी में सबसे ज्यादा होती है, ठीक है, काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है, लाल मिट्टी कहाँ पाई जाती है, इस तरह के प्रश्न, लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है, ऐसे ऐसे प्रश्न इस टॉपिक से बने हुए हैं। तो चलिए हम लोग एक एक करके इन सभी के बारे में जानेंगे। तो हमारी जो 8 प्रकार की मिट्टियां हैं, जैसे जलोढ़, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी, शुष्क या मरुस्थलीय मिट्टी, लवणीय मिट्टी या क्षारीय मिट्टी या फिर दलदल युक्त मिट्टियां, इनको एक एक करके यहाँ पर हम लोग जानेंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण जो आपकी इन मिट्टियों में आती है, एक तो जलोढ़ मृदा है, जलोढ़ मिट्टी है, इसके बारे में जानना है बहुत अच्छे से, यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो जलोढ़ मृदा का अन्य नाम होता है कछारी मृदा, ठीक है, कछारी मृदा, तो ये इसका अन्य नाम है, अन्य नाम भी आपको पता होना चाहिए। जलोढ़ मृदा का नाम, अन्य नाम क्या है, कछारी मृदा है। गाइस, एक बार सबसे पहले आप अपने सभी मित्रों को शेयर कर दीजिए क्लास को, ताकि आपके सभी फ्रेंड्स इस सेशन से जुड़ जाए। तो फटाफट से एक बार शेयर करिए अपने सभी मित्रों को, बहुत ही बढ़िया। बिना कहे तो आप लोग करते ही नहीं है, ना ही तो लाइक और ना ही शेयर। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। हमने क्या जाना अभी तक कि जलोढ़ मृदा को
हम कछारी मृदा के नाम से भी जानते हैं। हमारे भारत देश में 8 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है, ठीक है। और जो जलोढ़ मृदा है वो कौन कौन से क्षेत्र में पाई जाएगी, तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, लेकिन इतना ये थोड़ा सा ज्यादा डीप हो जाता है, ठीक है। अगर आप करना चाहे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर इसको स्किप करना चाहे तो भी परेशानी नहीं होगी, ठीक है। अभी यहाँ बात करते हैं कि जलोढ़ मृदा का निर्माण कैसे होता है। ये नदी या बाढ़ के द्वारा जो मिट्टी बहा करके लाई जाती है उससे जलोढ़ मृदा का निर्माण होता है। ये मिट्टी सबसे ज्यादा उपजाऊ है, सबसे अधिक उपजाऊ है। क्यों? क्योंकि जो नदी या बाढ़ के द्वारा मिट्टी एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहाकर ले जाई जाती है, तो वो ऊपरी परत जो होती है हमारे स्थल मंडल की, वही सबसे ज्यादा उपजाऊ होती है, और उसी को वो बहा करके कहीं और ले जाके इकट्ठा कर देती है, तो वहां सारी उपजाऊ मिट्टी ही इकट्ठी हो जाएगी। तो ये सबसे अधिक उपजाऊ मानी जाती है जलोढ़ मृदा, है ना। इसमें चूना और पोटाश की मात्रा होती है, इस वजह से भी इसको हम उपजाऊ कह सकते हैं। बाकी जलोढ़ मृदा 2 प्रकार की होती है। जलोढ़ मृदा 2 प्रकार की होती है, एक तो बांगर और दूसरा खादर। अब ये बांगर खादर कैसे जलोढ़ मृदा के प्रकार है, क्योंकि जलोढ़ मृदा में अगर कंकड़ पत्थर पाए जाए तो उसको हम बांगर कह देंगे, ठीक है। ये पुराने प्रकार की मिट्टी होती है, और जो नई नई मिट्टी आती है बहा करके और उसमें कंकड़ पत्थर नहीं होते, तो उसको हम क्या कहेंगे, खादर कहेंगे। ये ज्यादा उपजाऊ होती है एज कंपेयर टू बांगर, है ना। बांगर कौन सी होगी, पुरानी होगी, इसकी उर्वरकता भी कम होगी, इसमें कंकड़ पत्थर ज्यादा होंगे। लेकिन खादर जो मिट्टी नई बनेगी ये बहुत उपजाऊ होगी और खासकर निचले स्थानों पर पाई जाएगी, ठीक है। अब इसी के साथ एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको ये याद रखना है कि भारत में सबसे ज्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो ये जलोढ़ मिट्टी ही भारत में सबसे ज्यादा पाई जाती है। लगभग 43% क्षेत्र में जलोढ़ मृदा ही पाई जाएगी, ठीक है। तो सबसे ज्यादा पाई जाने वाली मृदा जलोढ़ मृदा, अन्य नाम कछारी मृदा, और साथ ही इसके कितने प्रकार है, बांगर और खादर, ये इसी के प्रकार है, किसके, जलोढ़ मृदा के, ठीक है। बांगर किसको कहते हैं, कंकड़ पत्थर मिली हुई पुरानी मिट्टी, खादर कहेंगे नई ताजी उपजाऊ मिट्टी, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ ये जलोढ़ मृदा का आपका यहीं पर ये आप सेशन कहते हैं, सेशन नहीं कहेंगे, जलोढ़ मृदा आपकी यहाँ पर कंप्लीट होती है। इसके बाद जो दूसरी महत्वपूर्ण मृदा है जिसके बारे में पेपर में प्रश्न पूछे जाने की उम्मीद ज्यादा रहती है, वो है लाल मृदा। लाल मृदा, अब लाल मृदा का लाल रंग किसके कारण होता है, फटाफट से मुझे बता दीजिए एक बार। इसी के साथ हम आपको बताएं कि ये दूसरी सबसे ज्यादा पाई जाने वाली मृदा होती है, ठीक है। दूसरी सबसे ज्यादा पाई जाने वाली मृदा जलोढ़ मृदा के बाद अगर दूसरा स्थान आता है तो वो लाल मृदा का आता है। साथ ही ये ग्रेनाइट की चट्टानों से बनी हुई होती है, और ग्रेनाइट की चट्टानों में भर भर के आयरन ऑक्साइड की मात्रा होती है, जिसकी वजह से मिट्टी का रंग कैसा होता है, लाल होता है। किसकी वजह से, आयरन ऑक्साइड की वजह से। क्लियर, बहुत बढ़िया। जब ये मिट्टी शुष्क हो जाती है, सूख जाती है, तो ये पीली दिखाई देने लगती है, ये कम उपजाऊ होती है। और इसमें खेती किस प्रकार की जा सकती है, लाल मृदा में मूंगफली उगा सकते हैं, तंबाकू उगा सकते हैं, सब्जी और अनाज, ठीक है, यही चीजें इसमें उगाई जा सकती है, और कम उपजाऊ होती है लाल मृदा, ठीक है। लाल रंग किस कारण होता है, यही इसमें से क्वेश्चन बनने की यहाँ से ही ज्यादा उम्मीद होती है। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे हम, और अब हम जानेंगे काली मृदा के बारे में। ये तीसरी सबसे ज्यादा पूछे जाने वाली मृदा है, इसके बाद वाली तो कोई इतनी खास नहीं पूछी जाती, लेकिन काली मृदा ये भी एक इम्पोर्टेंट आप कह सकते हैं मिट्टी है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो काली मृदा का नाम, अगर अलग अलग नाम इसको दिए गए, जैसे कपासी मृदा, ठीक है, कपासी मृदा, रेगुर, चेनोरजम मृदा, तो रेगुर और कपासी मृदा ये 2 नाम याद रखिए, किसके हैं, काली मिट्टी के। कपासी मृदा के नाम से इसको ज्यादा कई बार पूछ लिया जाता है। कपासी मृदा किसको कहते हैं, काली मिट्टी को कहते हैं। साथ ही बनती कैसे है काली मिट्टी, तो ये ज्वालामुखी क्रिया से बनती है। ज्वालामुखी क्रिया होगी और ज्वालामुखी से क्या निकलेगा, लावा निकलेगा। लावा कैसा होता है, काले रंग का, जब बाहर निकल के वो जम जाएगा तो वो काले रंग का होगा। और वो कौन सी चट्टानों का निर्माण करता है, तो बेसाल्ट चट्टानों का निर्माण करता है, जिससे काली मिट्टी बनती है, ठीक है। और ये बेसाल्ट चट्टान कहाँ पाई जाती है, मालवा के पठार और दक्कन के पठार में, ठीक है।
और साथ ही साथ आपको इसमें ये भी समझना है कि काली मृदा जो है वो सबसे ज्यादा जल का अवशोषण करती है। ठीक है, ये इस तरह से ही क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा गया है, कौन सी मिट्टी ऐसी है जो सबसे ज्यादा जल अवशोषण की क्षमता रखती है। ये यहाँ से एक तो यहाँ से क्वेश्चन बनने की ज्यादा उम्मीद है, क्योंकि इसमें केश नलियां पाई जाती है। इस मिट्टी में ऐसी छोटी छोटी नलियां बनी होती है जिसकी हेल्प से क्या होती है, सबसे ज्यादा पानी को एब्जॉर्ब करने की, वाटर को एब्जॉर्ब करने की क्षमता इसमें होती है। ठीक है, और सूखने के बाद इसमें दरारें पड़ जाती है। और साथ ही कौन कौन सी फसलें ऐसी हैं जो काली मृदा के लिए उपयुक्त है, तो सबसे पहले तो नाम आता है कपास का। इसी वजह से इसको कपासी मृदा भी कहा जाता है, क्योंकि कपास की खेती इसमें सबसे अच्छे तरीके से होती है। तो कपास की खेती कौन सी मिट्टी, कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है, तो काली मृदा। ठीक है, तो कपास की खेती सबसे ज्यादा इसी में होती है, काली मृदा में ही। तो ये आप इसको बहुत अच्छे से याद रखें। काली मिट्टी को हम कपासी मिट्टी भी इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसमें कपास फसल का उत्पादन सर्वाधिक किया जाता है। बाकी गन्ना, चावल, मक्का आदि भी इसमें उग जाते हैं, कपास याद रखना है बस आपको। और साथ ही ये कि इसमें जल का अवशोषण करने की क्षमता सबसे ज्यादा पाई जाती है। ये दो फैक्ट, और साथ ही इसको कपासी मृदा कहते हैं, और ये बेसाल्ट चट्टान की बनी हुई होती है। ये चार चीजें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण इसी से पूछी जाती है। ये बस ये इसके बारे में आपको याद रखना है। आगे चलते हैं, मरुस्थलीय मृदा, डेजर्टेड सोइल के बारे में बात करेंगे। तो जाहिर सी बात है, ये कहाँ पाई जाएगी, मरुस्थल कहाँ पाए जाते हैं, डेजर्ट, जहाँ कम वर्षा हो तो निम्न वर्षा वाले स्थानों पर पाई जाएगी, है ना। और इसी के साथ साथ इसमें कैल्शियम की परत बन जाती है इस मिट्टी के ऊपर, और इसमें अनाज की खेती होती है, गेहूं, सरसों, ठीक है, बाजरा। जल अवशोषण क्षमता इसकी बहुत कम होती है, इसकी जल अवशोषण क्षमता मरुस्थलीय मृदा की। आगे बात करें तो पर्वतीय मृदा को हम क्या कह सकते हैं कि इसमें चाय, कॉफी, फूल, फल, ये बागान फसलों का उत्पादन किया जाता है पर्वतीय मृदा पर। ठीक है, ज्यादा तो फसलें नहीं होती, लेकिन चाय, कॉफी, फूल, फल, ये वाली फसलें इसके ऊपर हम उगा सकते हैं। यहाँ से कोई खास क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता। पर्वतीय मृदा से आगे बात करें तो बस यही ध्यान रखना कि कौन सी फसलें इस पे उगा सकते हैं, चाय, कॉफी, फूल, फल, है ना, ये चीजें। और दलदली मृदा की अगर बात करें तो दलदली स्थानों पर पाई जाएगी, जिसमें लंबे समय से पानी भरा हो वही दलदल बन जाता है। सबसे ज्यादा ह्यूमस इसी में पाया जाएगा, ये आपको याद रखना है। दलदली मृदा में सबसे ज्यादा ह्यूमस, क्योंकि पानी का जमाव रहेगा, ठीक है, तो इसी में पाया जाएगा। साथ ही खेती कौन सी यहाँ होती है, तो आप जानते हैं कि धान की खेती को सबसे ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है। तो धान, कपास, जूट, इनका उत्पादन या ये सभी फसलें इसमें हम उगा सकते हैं। ठीक है, बस ये आपको दलदली मृदा में याद रखना है। आगे हम बात करते हैं लेटराइट मृदा की। ये उच्च वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाएगी, ये अनुपजाऊ होती है, कंकड़ पत्थर ज्यादा मिलते हैं इसमें लेटराइट मृदा में, ये अनुपजाऊ होती है। तो फिर इसका काम किसके लिए लिया जाता है, इसको हम ईंट बनाने के लिए, ठीक है, ईंट बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है लेटराइट मृदा का। ये देखिए यहाँ लिखा भी हुआ है, ईंट से निर्मित मृदा, या आप कह सकते हैं ईंट इसी मिट्टी की बनाई जाती है क्योंकि इसमें कंकड़ पत्थर ज्यादा होते हैं, ऊपर से ये अनुपजाऊ भी होती है ना। और भवन निर्माण में प्रयोग किया जाता है इस मिट्टी का। और अगर खेती कोई एक आध चीज उगा भी ले तो उनमें काजू या झाड़ियाँ या सब्जियां यही उग सकते हैं इनमें। तो ये महाराष्ट्र, गोवा, केरला, मेघालय, इन क्षेत्रों में ये मिट्टी पाई जाती है। बस आपको इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण इसमें याद करने के लिए क्या है कि लेटराइट मृदा का प्रयोग हम किस लिए करते हैं, ईंट बनाने में या भवन निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इस हिसाब से इससे प्रश्न पूछा जाता है। आगे बात करें लवणीय मृदा की, तो इससे कोई खास प्रश्न अभी तक नहीं देखा गया है। तो ये थी हमारे भारत देश की मिट्टियां 8 प्रकार की, 8 के 8 प्रकार हमने बहुत अच्छे से जान लिए हैं। ठीक है, इतना आप सभी को समझ में आ गया। तो अब हम आगे बढ़ेंगे और अपना एक टॉपिक और थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। अब ये क्या है, ये कृषि बताई गई है, कौन कौन से राज्य में कौन कौन सी कृषि होती है, खेती होती है, और उन खेती का स्थानीय नाम क्या है।
ठीक है, ये पूछा जा सकता है। तो यहाँ आपसे झूम की खेती सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। झूम की खेती बहुत बार पूछी गई है। झूम की खेती कहाँ होती है ना, इसका क्षेत्र पूछ लिया जाता है, कौन से राज्य में होती है। तो झूम या झूमिंग कृषि जो है, अब झूम की खेती कहते किसे है, पहले तो आप ये समझ लीजिए। झूम की खेती उसे कहते हैं जब क्या करते हैं, मौसम आने पर जंगलों को काट करके उनके स्थान पर जो कृषि की जाती है, पेड़ों को काट के उनके स्थान पर जो कृषि करते हैं उसको झूम कृषि कहते हैं, झूमिंग कृषि कहते हैं, ठीक है, झूम की खेती कहते हैं। ये होती कहाँ है, तो ये उत्तर पूर्वी राज्यों में होगी, ठीक है, उत्तर पूर्वी राज्यों में होंगी, जैसे नागालैंड, मिजोरम, मेघालय। मेघालय आपको सबसे ज्यादा यहाँ याद रखना है, मेघालय कई बार पूछा जा चुका है, ऑप्शन में मेघालय मिलेगा, नागालैंड, मिजोरम ना मिला तो मेघालय जरूर मिलेगा, ठीक है। मेघालय में सबसे ज्यादा यही वाली खेती की जाती है, कौन सी, झूम की खेती। इसी के साथ देपा, डहिया और बेबर, ये स्थानीय नाम है कृषि के, और ये कहाँ पाई जाती है, कहाँ की जाती है, तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। कौन सी, देपा, डहिया या बेबर। और बतरा या वालरे जो कृषि होती है राजस्थान में, ये इतना जरूरी नहीं है आपको। और क्या याद रखना चाहिए इसमें, एक तो झूम वाला याद रखना है, झूम कृषि कहाँ कहाँ होगी, उत्तर पूर्वी राज्यों में, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय। और एक आपको याद रखनी है पामलू, पामलू होती है कहाँ, मणिपुर में, एक ये आप याद रखेगा। कुमारी भी आपको याद रखना है, कुमारी ये एक कृषि का स्थानीय नाम है, और ये केरल के पश्चिमी घाट की पहाड़ी वाले क्षेत्र में इस मृदा को किया जाता है। बस ये आप याद रख लीजिएगा, ठीक है। इनको भी एक बार देखते हुए चलिए, राजस्थान में कौन सी कृषि स्थानीय नाम से जानी जाती है, वालरे या बतरा, और पोंडू या पेंडा ये आंध्र प्रदेश में, और टिन मिजोरम में। टिन कहाँ, मिजोरम में। बाकी झूम से ही प्रश्न पूछा गया है अभी तक, और पामलू और कुमारी ये और थोड़ा सा आप ध्यान से देखते हुए चलेंगे, ठीक है। क्लियर है इतना आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से। ये हमने राज्य और उन राज्यों में स्थानांतरित कृषि का स्थानीय नाम भी हमने देख लिया है, ठीक है। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए एक प्रश्न है, और मेरे ख्याल से आप बिना टॉपिक के इस प्रश्न का आंसर बता पाएंगे कि हरी खाद से क्या तात्पर्य है, हरी खाद किसको कहते हैं। तो हरी खाद बताइए किसको कहते हैं। अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं तो आप बहुत आसानी से इसका जवाब दे पाएंगे। फसलों में कृमिनाशक डालना, क्या ये हरी खाद होती है, तो बिल्कुल नहीं होता, ठीक है। इसमें तो केमिकल का यूज हो गया है, कृमिनाशक कीड़ों को मारने के लिए है, ये तो खाद कहाँ है। दूसरा है लेग्यूमिनस पौधों की हरी फसल उगाना। तीसरा है मिट्टी में अपघटित कार्बनिक पदार्थ मिलाना। तो अपघटित कार्बनिक पदार्थ मिलाना ये भी इसका सही जवाब नहीं होगा, क्योंकि इन्होंने हरी खाद की बात की है। फलों में ताजा बने पेस्टिसाइड डालना, तो नहीं, पेस्टिसाइड भी नहीं डालना। तो फिर लेग्यूमिनस पौधों की हरी फसल उगाना, और उस फसल को क्या करते हैं, उस फसल को उसी खेत में, उसी फील्ड में काट देती है। जैसे लेग्यूमिनस पौधों में क्या क्या आ जाते हैं, आपने देखा होगा कई बार जब धान की फसल लगाई जाती है तो उससे पहले पता नहीं उसका नाम क्या होता है, मैंने देखी जरूर है लेकिन मुझे नाम याद नहीं है। तो एक फसल उगाई जाती है, ठीक है, उसको ऐसे ही उगा छोड़ देते हैं, और फिर उसके ऊपर ऐसे ही ट्रैक्टर चला के उसको छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ के क्या कर देते हैं, उसी में खेत जोत देते हैं उस फसल को के ऊपर ही। और वो क्या होती है, जो फसल वो उसमें उगा रखी थी, वे पौधे वो कट के उसी मिट्टी में दब जाते हैं, ठीक है। और उससे क्या होता है, प्राकृतिक रूप से हम मिट्टी की या खेत की उर्वरकता को बढ़ा सकते हैं। बहुत ऐसा किया जाता है, किसान ऐसे ही करते हैं ज़्यादातर। तो हरी खाद उसे ही कहते हैं, ठीक है। जब हम कोई सी एक फसल उगाते हैं, पौधे उगाते हैं, उसको फिर उसी मिट्टी में काट करके मिला देते हैं, तो वही हरी खाद बन जाती है। वो लेग्यूमिनस के पौधे होते हैं, और उसे ही हरी घास को उगा करके उसमें क्या कर दिया जाता है, उसी में उसको जोत दिया जाता है, मिला दिया जाता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। मेरे ख्याल से बहुत अच्छे से आपको समझ में ये आया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला आपसे प्रश्न पूछा गया है। जैसे हमने कल फसलों के बारे में जाना था, कौन सी रबी की फसल, कौन सी खरीफ की फसल, कौन सी जायद की, कौन सी नकदी फसल है। तो अब यहाँ आपसे प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से रबी की फसल कौन सी है। आपका उत्तराखंड टेट में पूछा गया है, और आप जानते हैं उत्तराखंड टेट वाले
प्रश्नों को हमारा यूपी टेट बड़ा रिपीट करता है ना। तो बताइए रबी की फसल कौन सी है इनमें? क्या चावल होगी? नहीं होगी। मूंगफली भी नहीं होगी। कपास भी नहीं होगी। कपास, चावल ये सभी कौन सी फसलें हैं? ये खरीफ की फसलें हैं। बाकी चना कौन सी फसल है? रबी की फसल है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा। ठीक है, आगे एक और प्रश्न आपसे पूछा गया है बिहार टेट में। यहां पूछा है निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? क्या बताना है? नहीं है। तो बताइए चावल, गन्ना, गेहूं, मक्का, इनमें से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? देखिए चावल तो होती है, अभी हमने ऊपर वाले प्रश्न में एलिमिनेट करते हुए बताया था कि चावल जो है ये तो खरीफ की फसल होती है, तो ये जवाब नहीं होगा। गन्ने की बात करें तो गन्ना भी खरीफ की फसल, अच्छा खरीफ की फसल नहीं है, ये चूज करना है कि कौन सी नहीं है। ठीक है, तो करिए जल्दी से आंसर, देखती हूँ कि आप सभी सही बता पाएंगे। यहाँ बताना ये है खरीफ की कौन सी फसल खरीफ की नहीं है। प्रश्न पर ध्यान दीजिए। तो चावल खरीफ की फसल है, गन्ना भी और मक्का भी, तो इसलिए ये तो इसके सही जवाब नहीं होंगे। तो कौन सी नहीं है पूछा है, तो गेहूं रबी की फसल है, ना कि खरीफ की फसल। इसी वजह से आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा। तो ये आपका प्रीवियस पेपर में पूछा गया प्रश्न था। आगे बढ़ते हैं, और भी कुछ ऐसे ही प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। आगे थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है और आपका यूपी टेट में पूछा गया है 2016 में। पूछा क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी बायोडीजल की फसल है? बायोडीजल की फसल, तो बताइए जल्दी से बायोडीजल फसल कौन सी है? ये पौधों से प्राप्त होता है डीजल। कौन से? कपास के, गन्ने के, या जेट्रोफा या आलू। आप जानते हैं कपास से ऐसा कुछ नहीं होता, गन्ना भी नहीं, आलू भी नहीं, तो एक ही ऑप्शन बचता है जेट्रोफा, और यही इसका सही जवाब हो जाएगा। अगर आपको नहीं भी पता था तो एलिमिनेट करके आप इसका पता आसानी से कर सकते थे। अब इसके बारे में जानते हैं, जेट्रोफा क्या है, बायोडीजल क्या है। ठीक है दोस्तों, जेट्रोफा बायोडीजल की एक फसल है, खेती है। यह भारत, अफ्रीका तथा उत्तरी अमेरिका और कैरेबियन जैसे ट्रॉपिकल क्षेत्रों में पाई जाती है या उत्पन्न होती है। यह एक बड़ा पादप है जो झाड़ियों के रूप में अर्ध शुष्क क्षेत्रों में उगता है। इस पादप को इससे प्राप्त होने वाले बीजों से 25 से 30% तक तेल निकाला जा सकता है, और इस तेल को कार आदि को चलाने के लिए हम प्रयोग कर सकते हैं डीजल के रूप में। इसीलिए हम इसको बायोडीजल पौधा कहते हैं। तथा जो अवशेष बचता है उससे बिजली पैदा की जा सकती है। तो ये बहुत ही आप कह सकते हैं कि बहुत ही हेल्पफुल है। बिजली बचाने में भी आप कह सकते हैं। देखिए बिजली भी उत्पादन करता है, और साथ ही साथ इससे डीजल के तौर पे भी इसको प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, जेट्रोफा अनावृष्टि रोधी सदाबहार झाड़ी है ये। यह कठिन परिस्थितियों को भी झेलने में सक्षम होता है। तो ये हो गई इसके संबंधित बातें। अब आगे पूछा गया है कौन रासायनिक उर्वरक का उदाहरण नहीं है। कुछ उर्वरक के आपको नीचे ऑप्शंस दिए गए हैं, और पूछा ये है कौन सा रासायनिक उर्वरक नहीं है। ठीक है, यूरिया रासायनिक उर्वरक होता है, तो ये तो गलत हो गया। पोटाश भी रासायनिक उर्वरक है, फॉस्फेट भी। लेकिन कंपोस्ट जो है ये घर आप कह सकते हैं कि जानवरों के गोबर वगैरह, मृत जीव जंतु या पेड़ पौधों, इनसे निर्माण किया जाता है कंपोस्ट का। ठीक है, ये खाद होती है, देसी खाद जिसको बोलते हैं। कंपोस्ट खाद जैविक उर्वरक का उदाहरण है, क्योंकि इसके निर्माण में पेड़ पौधे, मृत जीव जंतु तथा इनसे उत्सर्जित पदार्थों का प्रयोग किया जाता है। और बाकी बचे यूरिया, पोटाश और फास्फोरस, तो ये सभी रासायनिक उर्वरक के उदाहरण हैं। ये उत्तराखंड टेट में पूछा जा चुका है। आगे मिट्टी से संबंधित प्रश्न है, निम्न में से किस मृदा का निर्माण लावा द्वारा होता है? बताइए, जो ज्वालामुखी से निकलने वाला लावा है उससे कौन सी मृदा का निर्माण होता है? और यूपी टेट 2016 में पूछा गया प्रश्न है। जब मैं इस मिट्टी के बारे में आपको पढ़ा रही थी तो मैंने तुरंत आपको बताया था कि ये आपके पेपर में पूछा जाता है और ये इम्पोर्टेंट है। तो अब बता दीजिए, अगर आपने ध्यान से सुना है तो आपको पता चल जाएगा बहुत अच्छे से। लावा, जब ज्वालामुखी फटता है, लावा निकलता है और वो लावा बाहर आके जम जाता है। ठीक है, और फिर उससे कौन से वाली मिट्टी बनेगी? लाल मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या लेटराइट? तो काली मिट्टी का निर्माण होता है उससे। ठीक है, तो लावा जल के काला ही तो हो जाएगा, ऐसे याद कर लीजिए इसको। जलने के बाद काला हो जाएगा, काली मिट्टी का ही इससे निर्माण होगा। ठीक है,
चलिए, और कपास के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध ये वाली मिट्टी होती है। एक और प्रश्न जो आपकी मिट्टी से संबंधित आपका यूपी टेट में पूछा गया है कि निम्न में से किस मिट्टी का विस्तार भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर है। यूपी टेट 2016 में ही ये प्रश्न पूछा गया, और ऊपर वाला देखते हैं, ये भी 2016 में ही पूछा गया था। यानी 2016 में यूपी टेट के एग्जाम में 2 क्वेश्चन बने थे इसी चैप्टर से, इसी टॉपिक से। तो जल्दी से बता दीजिए कौन सी मिट्टी सबसे ज्यादा पाई जाती है। तो मैंने शुरुआत में ही आपको बताया था कि जलोढ़ मिट्टी लगभग 40-45 क्षेत्र पर तो केवल जलोढ़ मिट्टी ही पाई जाती है। ठीक है, और जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार की मैंने आपको बताई थी, कौन कौन सी, अब कमेंट करके जल्दी से बता दीजिए नीचे। बहुत बढ़िया, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला प्रश्न आपको यूपी टेट 2014 में पूछा गया प्रश्न है, और पूछा क्या है कि कार्यकीय रूप से शुष्क मिट्टी की क्या विशेषता होती है। जो शुष्क मिट्टी होती है उसकी क्या विशेषता होती है, क्या उसमें अधिक जल का होना, नहीं, और पौधों के को प्रकाश पर्याप्त नहीं मिलता, ये तो बड़ा अलग सा ऑप्शन हो गया। मिट्टी कठोर होती है, बिल्कुल नहीं। मिट्टी में लवण सांद्रता अधिक होती है, ये इसका एकदम सही जवाब हो जाएगा आपका 99 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी। आगे अगला प्रश्न है जो सीटेट में पूछा गया है, लेकिन ये आपका, कोई किसान उर्वरकों और कीटनाशकों का अधिक उपयोग करके अपने खेत को बार बार धान की फसल उगा रहा है। ऐसा करने से उसके खेतों की मृदा क्या होगी, केवल धान की फसलों के लिए ही उपयोगी रहेगी, या जुताई के लिए उपयुक्त बन जाएगी, या बंजर हो जाएगी, या अन्य फसलों के लिए भी उपजाऊ बन जाएगी। तो बताइए क्या होगा। अब बार बार क्या कर रहा है, कीटनाशकों का उर्वरकों का प्रयोग कर रहा है किसान, और बार बार वही एक ही प्रकार की फसल को लगा रहा है, तो इसका साइड इफेक्ट होगा या पॉजिटिव होगा? डेफिनेटली साइड इफेक्ट होगा कि भाई बार बार एक ही प्रकार की कृषि लगा रहा है, उन कुछ विशेष पोषक तत्वों की कमी हो जाएगी उसमें, और वो भूमि क्या है, वो बंजर हो जाएगी अगर ऐसा रहा। इसी वजह से जो किसान होते हैं वो अलग अलग प्रकार की कृषि लगाते हैं कि पहले मान लीजिए गन्ना बोया, उसकी कटाई के बाद उसमें क्या बोलते हैं, धान की खेती कर ली, फिर किसी और प्रकार की खेती उसमें कर ली, ताकि एक फसल चक्र भी बना रहे, अलग अलग प्रकार की फसलें उसमें बोई जा सके। ठीक है, और भूमि उपजाऊ बनी रहे। तो ये इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न में आपसे पूछा गया है, किस मृदा में जल धारण क्षमता अधिक होती है। तो यहाँ ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें जवाब देना है, दोमट, बलुई, चिकनी या बारीक मिट्टी। तो जल धारण की क्षमता जो है वो चिकनी मिट्टी में अधिक होती है एज कंपेयर टू इन तीनों ऑप्शंस। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ये नदी किनारे देखने को आपको ये मिट्टी मिलती है। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्न में से किसमें उद्यान कृषि का अध्ययन किया जाता है। उद्यान कृषि का अध्ययन, ठीक है, किसमें, बॉटनी में, हॉर्टिकल्चर में, जियोलॉजी या एनाटॉमी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, उद्यान कृषि के अध्ययन को क्या कहते हैं, हॉर्टिकल्चर कहते हैं। ये विज्ञान की एक शाखा है और इसमें अनाज, फूलों, पौधों को उगाने से लेकर के उनकी मार्केटिंग तक का सारा अध्ययन, ठीक है, खाद्य फसलें, फल, सब्जी, अनाज, इन सभी का अध्ययन इसमें किया जाता है। तो बागवानी का अध्ययन इसको हम कह सकते हैं। ठीक है, बागवानी का अध्ययन या उद्यान का अध्ययन, इस प्रकार से हम इसको नाम दे सकते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बागवानी के लिए कौन से प्रकार के उर्वरक उपयोगी होता है, कौन से प्रकार का उर्वरक उपयोगी होता है। तो यूरिया, सोडियम फॉस्फेट, डीएपी, वर्मी कंपोस्ट। तो इसके लिए आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। अब क्यों, इसका रीजन क्या है, तो चलिए देखते हैं। बागवानी कृषि के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के फल, सब्जियां, कंदमूल, फसलें, फूल आदि को उगाया जाता है। इस कृषि में मृदा को बचाने और उपजाऊ बनाने के लिए यह आवश्यक है कि किसान अधिक से अधिक जैविक खादों का प्रयोग करे। कैसी खादों का, जैविक खादों का, तथा रासायनिक खाद, यूरिया, सोडियम फॉस्फेट, डीएपी। इसका यहाँ ये बताने का मतलब ये है कि ये तीनों रासायनिक खाद है, यूरियम, सोडियम फॉस्फेट और डीएपी। इनका प्रयोग कम से कम किया जाना चाहिए। किसानों को चाहिए कि वर्मी फार्म कंपोस्ट का अधिक से अधिक प्रयोग करें, जिसमें वर्मी फार्म में क्या होता है, केंचुओं के द्वारा तैयार किया जाता है खाद। ठीक है,
इसीलिए केचुए को किसान का मित्र कहते हैं, क्योंकि ये जो है खाद बनाने में मदद करता है और साथ ही साथ मिट्टी को कुरेदता रहता है, जिससे उसमें हवा पानी आसानी से सारे पोषक पदार्थ उसमें जाते रहे। आगे दोस्तों यहाँ बताया गया है कि कौन से कृषि के उत्पादन में कौन से राज्य का पहला स्थान है। तो ये भी साथ के साथ आप लोग जानते हुए चलिए कि गन्ना आलू गेहूं में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर आता है। गन्ना आलू और गेहूं के उत्पादन में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। कपास के उत्पादन में गुजरात, यानी गुजरात में सबसे ज्यादा कपास का उत्पादन होता है। काली मिट्टी भी सबसे ज्यादा यहीं पाई जाती है। चाय का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ होता है? असम में। असम का पहला स्थान है चाय के उत्पादन में। और कॉफी का उत्पादन कर्नाटक में। का से कॉफी, का से कर्नाटक, याद रखिएगा, ठीक है। कर्नाटक में कॉफी का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है और कॉफी के उत्पादन में प्रथम स्थान कौन से राज्य का है? कर्नाटक का है। जूट के उत्पादन में पश्चिम बंगाल और रबड़ मसाले की अगर बात करें तो केरल में सबसे ज्यादा उत्पादन होता है रबड़ मसालों का। ये आपको याद रखना, एक बार फटाफट से फिर से देखिए। गन्ना आलू गेहूं, इनका उत्पादन सबसे ज्यादा कौन से राज्य में होता है? उत्तर प्रदेश। कपास का उत्पादन सर्वाधिक गुजरात में, भारत की हम बात कर रहे हैं। चाय का उत्पादन सबसे ज्यादा किस राज्य में होता है? तो असम में। कॉफी का उत्पादन कहाँ होता है? कर्नाटक में सबसे ज्यादा। जूट का उत्पादन पश्चिम बंगाल में। रबड़ और मसाले का केरल में, ठीक है। अब चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर हमने देखना है कि कुछ देशों को या किस किस उपनाम से जाना जाता है या कुछ नाम रखा गया है। जैसे चीनी का कटोरा किसको कहते हैं? तो चीनी का कटोरा अगर विश्व में पूछा जाए, अगर आपसे पूछा जाता है विश्व में, ठीक है, तो आप क्या बताएंगे? क्यूबा। और अगर पूछा जाए भारत में चीनी का कटोरा किसे कहते हैं, तो फिर उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा कहते हैं, क्योंकि चीनी का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश में होता है। धान का कटोरा अगर पूछ लिया जाए तो छत्तीसगढ़ को कहते हैं। मसालों का बगीचा किसको कहेंगे? केरल को कहेंगे। काली मिर्च मसालों का राजा कहलाती है, कौन? काली मिर्च। और मसालों की रानी कौन है? राजा तो क्या है? काली मिर्च, और रानी है इलायची। बहुत बढ़िया। और काला सोना किसको कहते हैं? काला सोना भी काली मिर्च को ही कहते हैं। और सफेद सोना किसको कहते हैं? कल ही मैंने आपको बताया था, सफेद सोना कहते हैं कपास को, ठीक है। काला सोना काली मिर्च को, मसालों की रानी इलायची, और राजा कौन है? काली मिर्च। मसालों का बगीचा केरल, धान का कटोरा छत्तीसगढ़, चीनी का कटोरा उत्तर प्रदेश, और विश्व में पूछा जाए तो क्यूबा। अब दोस्तों यहाँ आज की कक्षा का जो हमारा अंतिम टॉपिक बाकी रह जाता है उसको भी कवर करते हैं फटाफट से। बहुत तेजी के साथ हम अपना ईवीएस का सिलेबस आगे बढ़ा रहे हैं और मेरे ख्याल से आपको सारी चीजें कवर भी साथ साथ होती जा रही है। हाँ गाइस, लेकिन इससे पहले आपको मैं एक बात बताना चाहूंगी कि बहुत प्रिय स्टूडेंट सिद्दीका शरीफ ने एक प्रश्न पूछा था कि मैम ये बताइए, हम जैसे तैयारी कर रहे हैं यूपी टेट की, तो कौन से सब्जेक्ट को कितना टाइम दे या कितने घंटे पढ़ाई करें कि हमारा आसानी से क्लियर हो जाए। तो देखिए, शुरुआत में ही मैंने जब आपको बताया था कि कैसे तैयारी करनी चाहिए, तब भी मैंने आपको क्लियर किया था, लेकिन एक बार फिर से बताती हूँ कि आपको ऐसे नहीं सोचना है कि मुझे दिन में 7 घंटे पढ़ने हैं। नहीं, आप डर जाएंगे पहले इतना सोच के। आपको क्या करना है, अपना जितने भी आपके 5 सब्जेक्ट है, उन 5 सब्जेक्ट में अपना एक पेपर पर या आपके पास कोई बोर्ड है उस पर या किसी कॉपी के पीछे अपना डेली का टारगेट लिखा करिए और उसमें लिखिए कि मुझे मैथ्स है तो जैसे मैथ्स में मुझे परसेंटेज टॉपिक कवर करना है आज, ठीक है। उसके बाद अगर जैसे ईवीएस पढ़ रहे हैं तो ईवीएस में सोच के चलिए कि एक क्लास का रिवीजन करना है जो हो चुकी है, या कोई आगे का टॉपिक पढ़ना चाहते हैं उस टॉपिक का नाम लिख लीजिए कि मुझे ये टॉपिक पढ़ना है। अब चाहे उसमें जितना टाइम लग जाए अपने हिसाब से उतना ही टॉपिक चूज करें जितना आप एक दिन में ये सभी सब्जेक्ट के कवर कर पाए। इसी प्रकार से हिंदी का कोई भी एक टॉपिक कि मुझे इस टॉपिक की प्रैक्टिस करनी है, टाइम मत नोट करिए, टॉपिक नोट करिए, टाइम नहीं नोट करना है आपको। टाइम देख करके तो आप घबरा जाएंगे और फिर थका हुआ फील करेंगे थोड़ी देर बाद ही, और बार बार टाइम देखते रहेंगे कि 1 घंटा पूरा हो गया, क्या दूसरा सब्जेक्ट शुरू करूँ। ऐसे नहीं करना है, ठीक है। और बीच में थोड़ा थोड़ा रेस्ट भी ले, ऐसा भी नहीं है पूरा दिन आपको पढ़ना है, कोई ज़रूरत नहीं है। बस आप टॉपिक डिसाइड किया करिए कि मुझे इस सब्जेक्ट में आज ये टॉपिक करना है, इस सब्जेक्ट में ये टॉपिक करना है, और उन टॉपिक्स को आपको शाम तक पूरा करना है। आप जिस टाइम चाहे, आपका जिस समय मन करे उस समय पढ़ लीजिए, समय की भी कोई पाबंदी नहीं है, ठीक है।
तो ऐसे आप डिसाइड करेंगे तो आपका बहुत तेज़ी के साथ रिवीजन और कोर्स भी कंप्लीट होगा और आपको इतना ज़्यादा प्रेशर भी फील नहीं होगा। बहुत आसानी से आप सभी चीज़ें कवर करते जाएंगे। अगर टाइम लिखेंगे तो वो चीज़ें फिर आपको नेगेटिव इफेक्ट करने लगती है। तो ऐसे आप अपनी तैयारी को बहुत अच्छा एक आप कह सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए अब अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। विभिन्न फसलें व उन पर लगने वाले रोग कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले देखेंगे गेहूं की फसल का। जो प्रमुख फसलें हैं सिर्फ उन्हीं के बारे में जानेंगे। तो गेहूं की फसल में कौन कौन से रोग लगते हैं अगर उनकी बात करें तो एक तो है अनावृत कंडुआ, ठीक है, अनावृत कंडुआ और रस्ट, और इसके अलावा गेरुई या रतुआ। तो इसको याद कैसे रखेंगे, देखिए अनावृत, 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 रस्ट और गेरुई, ऐसे शॉर्ट फॉर्म से में इसको याद कर लीजिए थोड़ा थोड़ा, ठीक है। अनावृत, अनाज से क्या बनता है, अनाज भी बनता है, ठीक है। अनाज को रस्ट करके उसको पीस करके क्या बनाते हैं, आटा बनाते हैं। ऐसे ऐसे कुछ भी इसको रिलेट कर लीजिए, ठीक है। और गेरू से क्या बनता है, गेहूं, गेहूं इसको पढ़िए, गेरू से गेहूं, है ना। तो ये भी इससे रिलेट हो गया। ये अनाज, और अनाज को रस्ट करते हैं, उसको पीस के क्या बनाते हैं, आटा बनाते हैं। ऐसे इसको रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो जब आप इसको देखेंगे ऑप्शन में तो आपको याद आ जाएगा कि अनाज से क्या था, अनाज था। गेरुई यानी गेहूं, गेहूं जैसा लिखा हुआ है, कुछ कुछ ऐसे याद रखिए, ठीक है। आगे बात करते हैं धान, और धान का इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है खैरा रोग। खैरा रोग कौन सी फसल में लगता है, धान में लगता है, और किसकी कमी से लगता है ये भी पूछा जाता है। तो जस्ते की कमी के कारण लगता है। तो ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना ही है, ठीक है। धान में लगने वाला रोग को क्या कहेंगे, खैरा कहेंगे। और जस्ते की कमी से ये रोग लगता है, किसकी कमी से, जस्ते की कमी से, ठीक है। इसके अलावा और कौन सा रोग लग जाता है, पत्तियों पर भूरा धब्बा आने लगता है, या शीत झुलसा की पत्तियां झुलसी हुई नजर आती है धान की, ठीक है, और पत्तियों पर भूरा धब्बा लग जाता है। तो ये धान की फसलों में लगने वाले रोग है। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण अभी तक कौन सा है, खैरा रोग धान की फसल में लगता है जस्ते की कमी के कारण। अब आता है आपका मक्का। मक्का में झुलसा रोग भी लगता है, जो कि आपने अभी ऊपर देखा था धान वाली फसल में झुलसा रोग, इसमें भी लग सकता है वो। और साथ ही तुलिसीता रोग भी इसमें लग जाता है मक्का में, तुलिसीता रोग, तुलिसीता। अब मक्का को तोल कर लेंगे, ठीक है, मक्का को तोल कर ही तोलेंगे तो तुलिसीता रोग भी मक्का में लगता है। इसके साथ मूंगफली का इंपॉर्टेंट है, मूंगफली का एक ही याद रखना है, टिक्का, ठीक है, मूंगफली का टिक्का, मूंगफली का टिक्का रोग। सोयाबीन की अगर बात करें, पीला चवर्ण रोग, ठीक है, पीला चित्रवर्ण रोग, पीला चित्रवर्ण रोग किसमें लगता है, सोयाबीन में लगता है। बाजरे की अगर बात करें, बाजरा में अरगट, हरित बाली, कंडुआ, ये रोग लगते हैं। अब इसके अलावा एक तो धान का आपको डेफिनेटली याद रखना है, गेहूं का, धान का, और तीसरा इंपॉर्टेंट है आपका मूंगफली का, और चौथा आ जाता है गन्ने का। गन्ने का भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है, रेड डॉट। अब आपने देखा होगा, आप गन्ना खाते हैं तो कई बार क्या होता है, उसमें कोई कोई गन्ने की पोरी जिसको बोलते हैं, ठीक है, उसमें क्या होता है, पूरी रेड निकलती है वो, ठीक है, रेड डॉट्स होते हैं उसमें, ठीक है, जिसको कहते हैं कि ये क्या है, काना है या इसमें कीड़ा लगा हुआ है, तो वो रेड डॉट रोग कहलाता है, ठीक है। गन्ने का जो कोई पार्ट, कोई हिस्सा लाल हो जाता है, तो ये हो जाएगा गन्ने का रोग। ज्वार का कौन सा होता है, कंडुआ रोग ज्वार का होता है। तो ये सभी इसके फसलों में लगने वाले रोग थे। एक बार फिर से देखिए, गेहूं में लगने वाले रोग कौन कौन से हैं, अनावृत, अनावृत, रस्ट और गेरुई। धान का कौन सा है, खैरा रोग, जस्ते की कमी के कारण होता है, किसकी कमी के कारण, जस्ते की कमी के कारण, ठीक है, ये याद रखना है। मक्का का तुलिसीता रोग, इसके साथ मूंगफली का टिक्का रोग। और अगर बात करें गन्ने की, तो गन्ने में कौन सा लगता है, रेड रोट, ठीक है, रेड रोट, डोट से भी याद रख लीजिए, रेड डोट या रेड रोट जो भी है, ठीक है, रेड हो जाना गन्ने का, तो गन्ने में लगता है। ज्वार का कंडुआ रोग, बस इतना आपको इसमें ध्यान रखना है। और इसी के साथ दोस्तों हमारी आज की कक्षा को हम यहीं पर विराम देंगे। हमने बहुत सारे टॉपिक आज कवर किए और बहुत तेजी के साथ हम अपने सिलेबस को पूरा कर रहे हैं, साथ साथ प्रैक्टिस भी होती जा रही है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी होते जा रहे हैं। इससे बढ़िया बात और क्या हो सकती है। तो आप सभी अपने फ्रेंड्स को सजेस्ट जरूर किया कीजिए क्लास को, ताकि वो सभी भी देखें और लाभ ले सके। और
अगर आपको क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपसे दोपहर की क्लास में मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, आपका दिन शुभ शुभ हो। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।